The question says that two complex numbers Z1 and Z2 are related if and only if Z1 difference Z2 over Z1 summation Z2 is a real number. This belongs to set of real number. Okay, let us assume that this quantity is actually some real number k. This means if I apply component and dividend here in this k को हम k by 1 assume कर लेते हैं और component और dividend अगर apply करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? Numerator plus denominator double of Z1. Numerator minus denominator is minus double of Z2. 2 gets cancelled from numerator denominator. Right hand side become k plus 1 over k minus 1. And finally, I can say that Z1 by Z2 is equal to 1 plus k over 1 minus k. If k is a real number, this quantity is definitely a real number. अब बात थोड़ी समझ में आई कि the given relation is such that if Z1 related to Z2 means Z1 by Z2 is real. Now check for the reflexivity. अब रिफ्लेक्सिविटी के लिए हम क्या करते हैं? आपको याद ही होगा रिफ्लेक्सिविटी के लिए हम क्या करते हैं. तो let Z1 is related to Z1 for all Z1 belongs to set of complex number except 0. That is Z1 by Z1 belongs to real. For all Z1 belongs to set of complex number except 0. So you can see that every non-zero complex number Z1 follows this rule because Z1 by Z1 is actually 1 and 1 is clearly a real number. It is true because 1 is real. तो हमारा रिलेशन R जो है R is reflexive, ये तो प्रूव हो गया. ऐसे अब जरा सिमेट्री, अब सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी आप अपने आप करो. सिमेट्री टेस्ट करते हैं. सिमेट्री टेस्ट करने के लिए क्या किया जाए? सिमेट्री टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं. लेट Z1 is related to Z2 और इसकी हेल्प से हम प्रूव करते हैं कि Z2 is related to Z1. This implies क्या होता है? This implies Z1 by Z2 is real and therefore I can claim that Z2 by Z1 is also real. किसी रियल नंबर का, और ये रियल नंबर 0 नहीं है क्योंकि Z1 0 नहीं हो सकता है, तो it is real except 0 and therefore Z2 by Z1 भी क्या है? Real except 0 क्योंकि ना तो neither Z1 can be 0 nor Z2 can be 0. So Z2 by Z1 is also a real number and therefore I can claim that Z2 is related to Z1. So we began with Z1 related to Z2 and ended up at Z2 related to Z1. So relation R is symmetric as well. तो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है. ट्रांजिटिविटी प्रूव करनी है आपको, तो ट्रांजिटिव भी दिख ही रहा होगा आपको. ट्रांजिटिविटी में व्हाट डू we do? Actually we begin with Z1 related to Z2 and Z2 related to Z3. Let कर लिया ऐसा. This implies what? This implies Z1 by Z2 is real
and Z2 by Z3 is also real. And we know that the product of two real number is also real. So Z1 by Z2 multiplied by Z2 by Z3 is also real. And therefore, Z1 by Z3 is real. And this would finally conclude that Z1 is related to Z3. तो हुआ क्या? Z1 Z2 से रिलेटेड है and Z2 Z3 से रिलेटेड है, therefore Z1 Z3 से रिलेटेड है, so it is transitive as well. The relation R is transitive. तो हमारा ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया बिकॉज इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव. तो इसमें रिफ्लेक्सिविटी भी थी, सिमेट्री भी थी और ट्रांजिटिविटी भी थी. और ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है बिकॉज Z1 Z2 से रिलेटेड मान लो और Z2 Z1 से रिलेटेड मान लो. इसका मतलब है Z1 बाय Z2 रियल है और Z2 बाय Z1 भी रियल है. तो इसका ये गारंटी नहीं है कि Z1 और Z2 इक्वल है. तो इसलिए एंटी सिमेट्रिक नहीं है. तो नॉट एंटी सिमेट्रिक. सो एट द एंड ये क्वेश्चन करने के बाद में आई विल अगेन टेक योर ओपिनियन कि कितने लोगों को ये क्वेश्चन अब दिया जाए तो सॉल्व कर सकते हैं अपने आप. मतलब बात पूरी तरह से समझ में आ गई. अपने आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप. अगर या इस एग्जैक्टली इसी से मिलता जुलता थोड़ा क्वेश्चन मिले तो उसको सॉल्व कर सकते हैं. बहुत ही स्लो रिस्पॉन्स है. तुम लोग सो रहे हो क्या? हैं, जग रहे हो या सो रहे हो? जिस बच्चे ने बोला नहीं कर सकते हैं बेटा, प्लीज राइट इन योर चैट बॉक्स, लेट मी नो हु इज दिस. जिसको अभी भी ट्रबल है, डोंट हेजिटेट. जो स्टेप, जो चीज, तीन बातें मैंने प्रूव करी, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री, ट्रांजिटिविटी, तीनों में से जहां पर दिक्कत हो, जो नहीं समझ में आया हो, चैट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट क्विक. अपनी क्लियर है? खुशी क्लियर है आपको? ओके, सो इट इज क्लियर टू ऑल बिकॉज ऑलमोस्ट 96% तो क्लियर दिखा रहा है. एक बच्चा कोई है जिसने बोला कि नहीं मुझे बता भी नहीं रहा. कोई बात नहीं. तो अगर आप एक्सप्रेस करना नहीं सीखोगे बेटा ना, तो योर ट्रबल विल नेवर बी सॉर्ट आउट. तो कम से कम मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताते रहो जहां पर भी इश्यू है. एनीवे, ये तो कुछ हो गया कि हम लोग बात कर रहे थे रिगार्डिंग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिविटी के लास्ट के जो पेंडिंग क्वेश्चंस थे वो डिस्कस हो गए. अब आगे चलते हैं जी. दो बातें और रिलेशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. पहला कि 11th में बेसिक्स में आपने किया था कि जो रिलेशंस होते हैं वो कैटेगराइज होते हैं दो तरीके से. एक कैटेगराइजेशन का तरीका था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एसोसिएशन ऑफ एलिमेंट्स. और मतलब रिलेशन हमेशा R जब डिफाइंड होता है तो वो किसी सेट X से किसी सेट Y पे डिफाइन होता है. तो X सेट के एलिमेंट Y सेट के एलिमेंट के साथ किस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं, किस तरह से एसोसिएट हो रहे हैं, उसके बेसिस पर एक क्लासिफिकेशन था कि 1-1 का मतलब है कि X का एक एलिमेंट Y के यूनिकली एक एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा है. या मेनी वन का मतलब होता था कि X का एक से ज्यादा एलिमेंट है, कम से कम X में दो ऐसे एलिमेंट है जो Y के सेम एलिमेंट से कनेक्ट हो रहे हैं. या वन मेनी का मतलब होता था कि वन इनपुट हैज मोर देन वन आउटपुट. X का एक एलिमेंट Y के एक से ज्यादा एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा है. और एक था मेनी. जस्ट टू रिकॉल कि 11th में आपने ये किया हुआ.
मतलब सिचुएशन डायग्रामेटिकली दिखाऊं तो ऐसा कुछ है कि 1 1 ऐसा ऐसा कनेक्शन है। मेनी वन का मतलब है कि डायग्रामेटिकली उसको देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा। कम से कम दो इनपुट से सेम आउटपुट आएगा। ये इनपुट एलिमेंट्स होंगे x1 x2 x3 x4, और मैं नेम नहीं लिख रहा हूं, ये आउटपुट एलिमेंट्स है। ये इनपुट एलिमेंट है और ये आउटपुट एलिमेंट्स है। ऐसे ही वन मैनी का मतलब क्या हुआ? वन मैनी का मतलब हुआ ऐसा कुछ। one input has more than one output, at least one input has more than one output, ये वन मैनी हो गया। और मैनी मैनी वो हो गया जिसमें ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक है, अगर ये भी है और ये भी है तो उसको हम मैनी मैनी बोलते हैं। मैनी मैनी के केस में क्या होगा? तो ऐसा कुछ होगा कि दो से सेम तो मैनी वन भी हो गया, और एक से अनेक भी हो रहा है, ऐसा कुछ। तो ये जो रिलेशन है इसमें वन मैनी और मैनी वन दोनों कैरेक्टर है। इस रिलेशन को हम क्या बोल रहे हैं? अगर आर ऐसा है तो उसको बोल रहे हैं मेनी मेनी। ये चौथा पार्ट। ये चार टाइप होते थे। इसके बाद में ये जो y है, y इसको बोलते थे कोडोमेन, और रेंज होता था सेट ऑफ इमेजेस, सेट ऑफ इमेजेस। तो अगर कोडोमेन और रेंज के बीच का कंपैरिजन किया जाए तो दो तरह से कैटेगराइज किया था हमने रिलेशंस को। एक को बोलते थे इनटू रिलेशन। इनटू रिलेशन का मतलब होता है that range is a proper subset of codomain। मतलब ये है कि ऐसे रिलेशन में कोडोमेन में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो रेंज में ना हो। At least one element of codomain is not related to any element in domain। जैसे मान लो यहाँ y1 है, यहाँ y2 है, यहाँ y3 है, यहाँ y4 है, यहाँ पर x1 है, यहाँ x2 है, x3 है, x4 है, और मैंने ऐसा कुछ रिलेशन एक लिख दिया। ये रिलेशन मेनी वन इनटू है। इट इज मेनी वन इनटू। मेनी वन क्यों? क्योंकि दो इनपुट से सेम आउटपुट दिख रहा है। और इनटू क्यों? इनटू इसलिए कि कोडोमेन में एक एलिमेंट है y4 जो किसी भी इनपुट का आउटपुट नहीं है। तो रेंज इसकी जो आई, इसकी रेंज जो आई वो रेंज मैं लिख रहा हूं। रेंज इसकी आएगी कलेक्शन ऑफ y1, y2, y3। इसको, इन एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते थे? इनको हम बोलते थे प्री इमेजेस, इनपुट्स। और बेटा इनको क्या बोलते थे? ये जो आउटपुट्स आ रहे हैं ये तीनों को, इनको बोलते हैं इमेजेस और आउटपुट्स और वैल्यूज ऑफ रिलेशन। तो प्री इमेजेस या इनपुट सेम है और इमेजेस या आउटपुट सेम है। आउटपुट को ही रिलेशन की वैल्यू बोलते हैं। जैसे आप बोलते हो कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ 30, तो π/6 क्या है? ये इनपुट है। और साइन ऑफ π/6 ये क्या होता है? ये होता है बेसिकली 1/2। तो 1/2 क्या है? 1/2 आउटपुट है। y की जो वैल्यू आएगी वो आउटपुट है, और x की जो वैल्यू है वो क्या है? इनपुट है। y इज इक्वल टू साइन x फंक्शन रिलेशन। तो इनटू समझ में आ गया। इनटू मतलब रेंज इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। इनटू मतलब रेंज इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। और ऑन टू का मतलब होता है ऑन टू रिलेशन। ऑन टू मतलब रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। अगर किसी रिलेशन में रेंज ने कोडोमेन को एंटायरली कवर कर लिया, कवर करने का मतलब होता है सरजेक्शन, और इसी को ऑन टू बोलते हैं।
तो ये जो लास्ट वाला पार्ट मैंने डिस्कस किया, इसको चौथा वाला जो है वो ऑन टू की सिचुएशन है, या इसी ऑन टू वाले को बोलते हैं सर्जेक्टिव, और इस वाले को बोलते हैं नॉन सर्जेक्टिव। इनटू मतलब नॉन सर्जेक्टिव, और 1 1 मतलब होता है इंजेक्टिव, क्योंकि एलिमेंट्स इंजेक्ट हो रहे हैं, और मेनी वन मतलब नॉन इंजेक्टिव। ये तीनों को हम बोलेंगे नॉन इंजेक्टिव, क्योंकि तीनों में मेनी वन कैरेक्टर है। तो इंजेक्टिव ये है, और सर्जेक्टिव ये है, ये वाला केस ऑन टू जिसको बोल रहे हैं। और जब ये दोनों केसेस हैं, इंजेक्टिव भी हो जाए और सर्जेक्टिव भी हो जाए, तो इंजेक्टिव as well as surjective, इसी को बेटे बोलते हैं, then relation R is called bisective. Bi means two, jection. तो बाइजेक्टिव का मतलब हो गया कि वो रिलेशन जो इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, दोनों, तो बाइजेक्शन हो गया। तो चलो ये सारा क्लासिफिकेशन जो है ये फिर से फंक्शन में आएगा, इसलिए मैंने सिर्फ रिकॉल किया, फंक्शन में डिटेल करेंगे, इसलिए अभी इस पर ज्यादा टाइम निकल करते हैं। अभी सिर्फ दो बातें करनी है। एक कि किसी रिलेशन की इंजेक्टिविटी कैसे टेस्ट करते हैं, कैसे पता करते हैं कोई इंजेक्टिव है या नॉन इंजेक्टिव है, मतलब 1 1 टेस्ट और मेनी वन टेस्ट, ये करना। और फिर मतलब मेनी वन और 1 मेनी टेस्ट करेंगे, वहां से पता चल जाएगा। और एक ऑन टू इनटू का टेस्ट करना। तो सबसे पहले लिखेंगे टेस्ट ऑफ इंजेक्टिविटी, टेस्ट ऑफ इंजेक्टिविटी। दमन ऑन टू आएगा बेटा, अभी जल्दबाजी नहीं कोई है, टेस्ट ऑफ इंजेक्टिविटी करो, अभी क्वेश्चंस लेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। इंजेक्टिविटी का टेस्ट करने के लिए देखो रिलेशन 4 टाइप के हैं। तो 1 मेनी और मेनी वन, अगर ये दोनों बातें डिनाई हो जाएं, अगर मान लो कोई रिलेशन को हम प्रूफ कर दें कि 1 मेनी नहीं है, फिर हम प्रूफ कर दें कि वो मेनी टू 1 भी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली चौथा वाला डिनाई हो जाएगा कि मेनी मेनी भी नहीं हो सकता, तो बचेगा क्या, इंजेक्टिव। तो इंजेक्टिव का डिनायल में क्या करना है, तो 1 मेनी का डिनायल करना है और मेनी वन का डिनायल करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको, पहले 1 मेनी या मेनी वन में से किसी एक का डिनायल करने के लिए तो ऐसे करते, देखो पहले सिचुएशन समझ लो। एक बहुत ही प्राइमरी केस लेते हैं जिसमें 2 सेट्स हैं और दोनों सेट्स में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, सॉरी दो दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट है। तो इट इज सेट x and this is set y. X has 2 elements x1 and x2 and y has 2 elements y1 and y2. Let us say that x1 input has y1 output and x2 input has y2 output. ये हमारा रिलेशन है, इस रिलेशन को हम R बोल रहे हैं। ध्यान से समझना, बहुत सिंपल बात है लेकिन थोड़ी लॉजिकल। अच्छा जी, अगर x1 इनपुट से आउटपुट y1 आया तो y1 को बोलते हैं R इमेज ऑफ x1, लिखते हैं R ब्रैकेट x1, पढ़ते हैं R ऑफ x1, और मीनिंग है R इमेज ऑफ x1 या इमेज ऑफ इनपुट x1 अंडर द रिलेशन R। ऐसे y2 को बोलते हैं R इमेज ऑफ x2। अब जरा ध्यान से देखो, अगर हम इमेजिन कर लें कि ये दोनों इक्वल है, इफ लिखा मैंने, इफ x1 इक्वल टू x2। देखो ध्यान से, x1 का आउटपुट क्या था, y1,
बोलते रहोगे तो ज्यादा बेटर है, आप चैट पे थोड़ा सा रिप्लाई भी करते रहोगे तो कनेक्टेड रहोगे। x1 का आउटपुट क्या है y1 एंड x2 का आउटपुट क्या है y2। बट अगर x1 x2 इक्वल हो जाए और y1 y2 अनइक्वल रहे तो क्या होगा, वन इनपुट हैज मेनी आउटपुट, और ये रिलेशन क्या बन जाएगा, वन मेनी हो जाएगा। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। तो हमने लिखा लेट x1 इक्वल टू x2 एंड proceed to prove that y1 means r image of x1 is not equal to r image of x2, कि इनपुट इक्वल है बट आउटपुट इक्वल नहीं है। दिस इंप्लाइज y1 is not equal to y2 and thus relation r is one many। ये वन मेनी का टेस्ट है। तो वन मेनी में बेटा हमें क्या करना है, हमें इनपुट को इक्वल लेकर के आउटपुट को अनइक्वल शो करना है, कि एक ऐसा केस है जिसमें एक इनपुट से मल्टीपल आउटपुट शो हो रहे हैं या डेवलप हो रहे हैं या जनरेट हो रहे हैं। बट अब जो मैं बोल रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप 1 था एंड ये स्टेप 2 था। अगर स्टेप 2 नहीं प्रूव हुआ है, स्टेप 3 की बात कर रहे हैं। बट इफ x1 is equal to x2 implies rx1 is equal to rx2, that is y1 equal to y2। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब जब इनपुट सेम होंगे तो आउटपुट भी सेम हो जाएंगे। इसका मतलब है कि फॉर सेम इनपुट आई कैन नॉट गेट मोर देन वन आउटपुट, दैट इज for same input we never get more than one output, and therefore relation R is not one many। one many का denial बोलते हैं इसको, and this is very very important, this is very very important that you learn how to deny one many in calculus। तो वन मेनी का डिनायल हो गया, मैं यहां लिख दे रहा हूं डिनायल ऑफ वन मेनी। अब वन मेनी का डिनायल होने से क्या क्या हो गया, अगर किसी रिलेशन में आप ये डिनायल कर दिए तो अब आपके पास दो ही पॉसिबिलिटी बची, कि या तो रिलेशन आर जो है वो 1 1 है और या तो आर मेनी वन है। क्यों, क्योंकि वन मेनी डिनाई होने का मतलब है कि मेनी मेनी भी डिनाई हो गया। वन मेनी डिनाई होने का मतलब है कि मेनी मेनी का भी डिनायल हो गया। अब आ जाते हैं, अब अगर हम इसका डिनायल कर दें, इसको ध्यान से देखो, अगर मेनी वन को डिनाई कर दे तो 1 1 हो जाएगा। तो अब अगला स्टेप लिखेंगे, ये किसका डिनायल था बोलो, ये पूरा प्रोसीजर जो मैंने बताया वो क्या था, इट वॉज फॉर डिनायल ऑफ, ये जो स्टेप 3 था वो क्या था, स्टेप 3 क्या था, इट वॉज डिनायल ऑफ वन मेनी। अब वन मेनी के बजाय मेनी वन का डिनायल करते हैं। तो मेनी वन का डिनायल कैसे करेंगे देखो, वन मेनी का डिनायल तो सिंपल था, x1 इनपुट इक्वल लेकर के और आउटपुट को इक्वल दिखाना, ठीक है। अब मेनी वन का डिनायल में क्या करेंगे, लेट दी आउटपुट्स आर इक्वल। मेनी वन के डिनायल के लिए हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट्स को इक्वल करेंगे। तो ऐसा लिख दो, एक सेम सिचुएशन से स्टार्ट करो, सिचुएशन वैसे ही होगी, ऐसे देखो, दो एलिमेंट ये भी यहां लो x1 एंड x2 और यहां पर y1 एंड y2, और इनिशियली देखो x1 का आउटपुट y1 है और x2 का आउटपुट y2 है। और अब हम क्या करेंगे
हम इन दोनों को इक्वल मान लेंगे। तो हम बोलेंगे लेट y1 इक्वल टू y2। दिस इंप्लाइज व्हाट? y1 होता है r इमेज ऑफ x1 इज इक्वल टू r इमेज ऑफ x2 एंड वी सॉल्व दिस इक्वेशन। और यहां से दो आउटपुट होगा। इफ आई गेट x1 इज इक्वल टू x2 ओनली, इसका मतलब क्या हुआ? और दूसरा पॉसिबिलिटी है जब x1 इज नॉट इक्वल टू x2, इसको पढ़ते हैं x1 इज नॉट नेसेसरली इक्वल टू x2, मतलब x1 इक्वल टू x2 के अलावा भी कोई पॉसिबिलिटी आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? x1 नॉट इक्वल टू x2 का मतलब क्या हुआ कि आउटपुट तो सेम है, ये दोनों आउटपुट इक्वल है, बट इनपुट क्या है? डिफरेंट है। दो डिफरेंट इनपुट से सेम आउटपुट, जिसको बोलते हैं मेनी वन। मेनी वन, आर इज मेनी वन। ये समझ में आ गया। और अगर आया x1 इक्वल टू x2, इसका मतलब क्या हुआ कि जब जब आउटपुट सेम होंगे, जब जब ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। मतलब है कि इक्वल आउटपुट से डिफरेंट इनपुट नहीं कनेक्ट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि R कांट बी मेनी वन। तो ये मेनी वन का डिनायल हो गया। ये अगर इफ आउटपुट्स आर इक्वल implies inputs are equal, therefore R is not many one। ये many one का डिनायल हो गया। तो मैंने आपको सिखाया कि वन मैनी का डिनायल के लिए, वन मैनी का डिनायल के लिए इनपुट इक्वल इनपुट लेकर के इक्वल आउटपुट दिखाते हैं, और मेनी वन का डिनायल करने के लिए इक्वल आउटपुट लेकर के इक्वल इनपुट शो करते हैं। और अगर ये दोनों कर दिया तो रिलेशन इंजेक्टिव हो जाएगा। तो फाइनली लिख दो, एंड इफ बोथ ऑफ दीज टेस्ट आर डन, x1 equal to x2 implies and implied by rx1 equal to rs2, that is y1 equal to y2। तो इससे होता है कि r इंजेक्टिव होगा। जैसे एक क्वेश्चन कर लो इसी पर, फिर आते हैं। हालांकि इसको फंक्शन में डिटेल में करेंगे, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं था क्वेश्चन। एनीवे, मैंने दिया एक रिलेशन है r फ्रॉम x टू y such that y is equal to 2x square plus 3। तो इसका पहले तो हम मेनी वन का डिनायल करते हैं, इंजेक्टिविटी का टेस्ट करते हैं। तो हमने बोला कि लेट y1 इज इक्वल टू y2। क्या कर रहे हैं हम लोग? डिनायल ऑफ मेनी वन। दिस इंप्लाइज x इनपुट से y आउटपुट है, तो x1 इनपुट से y1 आउटपुट होगा। तो 2x1 स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 2x2 स्क्वायर प्लस 3। This implies x1 square is equal to x2 square. This implies x1 minus x2 into x1 plus x2 0. This implies x1 is equal to x2 or x1 is equal to negative x2. Because x1 equal to negative x2 आ रहा है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि अगर y1 y2 के इक्वल है तो x1 x2 के भी इक्वल हो जाए। तो ये हो गया। ये पॉसिबिलिटी अगर नहीं रही होती तो ये मेनी वन का डिनायल हो जाता। तो ये मेनी वन रिलेशन है। जैसे अगर आप -1 इनपुट दोगे तो -1 से आउटपुट क्या आएगा? 5। और अगर आप 1 इनपुट दोगे तो भी आउटपुट क्या आएगा? 5। तो दो डिफरेंट इनपुट है जिससे आउटपुट क्या आएगा? 5। तो ये मेनी वन हो गया।
तो मेनी वन डिनाई नहीं हो पाया, तो इंजेक्टिव नहीं हो सकता, तो ये नॉन इंजेक्टिव हो गया, नॉन इंजेक्टिव। अब अगर कोई बोले कि वन मेनी को टेस्ट करो, तो अगर आप x1 इज इक्वल टू x2 करो, तो यहां से आएगा x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, यहां से आएगा डबल x1 स्क्वायर इज इक्वल टू डबल x2 स्क्वायर, यहां से आएगा डबल x1 स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू डबल x2 स्क्वायर प्लस 3, देयरफॉर y1 इक्वल टू y2। तो ये नॉट वन मेनी, ये रिलेशन वन मेनी नहीं है बट मेनी वन है, तो इट्स अ मेनी टू वन रिलेशन। कैसा रिलेशन हो गया? मेनी टू वन रिलेशन। तो ये है कि कैसे आप टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे बेटा, तो लास्ट एक पॉइंट और नोट करो, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव के लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो टेस्ट ऑफ सर्जेक्टिविटी कैसे करते हैं, तो सर्जेक्टिविटी के टेस्ट में हम निकालते हैं रेंज। इफ a relation R is defined from X to Y such that Y is equal to R image of X, then पहला स्टेप क्या है, फाइंड आउट रेंज ऑफ रिलेशन। रिलेशन की रेंज निकालेंगे, आर एफ लिख दिया मैंने, मान लो, एंड कंपेयर इट विद कोडोमेन। कोडोमेन क्या है, तो इस रिलेशन का कोडोमेन है y, कैपिटल Y सेट। दो बातें होंगी, अगर रेंज ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू कोडोमेन, तो ये ऑन टू हो गया, सर्जेक्टिव हो जाएगा, मतलब रेंज ने कोडोमेन को कवर कर लिया, तो ये ऑन टू हो जाएगा। और अगर रेंज ऑफ रिलेशन इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, मतलब y में कम से कम एक एलिमेंट है जो रेंज में नहीं है, तो अभी ये इनटू रिलेशन हो जाएगा। इनटू मतलब नॉन सर्जेक्टिव, नॉन सर्जेक्टिव। एग्जाम्पल लेंगे और क्लियर हो जाएगा, ये सर्जेक्टिव है। जैसे जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल मैंने लिया that a relation R is defined from set of real number to set of real number such that y is equal to x square minus 4x plus 9। अब मैंने बोला कि इसकी रेंज फाइंड करते हैं, कोडोमेन क्या है, तो क्लियरली द कोडोमेन फॉर दिस सेट, इसका कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर, ये जो दूसरा वाला सेट है ना, ये सेट ऑफ रियल नंबर कोडोमेन है। अब इसकी रेंज फाइंड करते हैं, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज निकालने का तरीका क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्या आ गया तुम्हारा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का कोएफिशिएंट -4 का आधा करो 2 नेगेटिव, -2 का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 5, 9 को स्प्लिट कर दिया, 4 अलग कर दिया। ये जो तुम्हारा फर्स्ट 3 टर्म है, ये स्क्वायर कंप्लीटेड है, ये परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी है, क्या है, इट इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5। अब मेरा आर्ग्यूमेंट क्या होगा समझो, if x is real, if x can be any real, तो x minus 2 square is always greater than or equal to 0, therefore x minus 2 real number का square plus 5 is greater than equal to 5, therefore y is greater than equal to 5, that is y belongs to 5 closed to infinity, which is a proper subset of कोडोमेन। ये रेंज है बेटा और ये कोडोमेन है। तो ऑब्वियसली
ये रिलेशन आर जो हमारा आया, दिस रिलेशन इज इनटू रिलेशन। पूरी रियल नंबर लाइन कवर नहीं हुई वैल्यू से, तो इनटू रिलेशन हो गया। और अगर यही सेम रिलेशन had been defined like this, r is, suppose r is defined like 2 to infinity to 5 to infinity, अगर ये होता, ये है तुम्हारा डोमेन और ये है तुम्हारा कोडोमेन। अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दिया, मैंने बोला रिलेशन वही है बट अब उसका डोमेन और कोडोमेन हमने चेंज कर दिया, अब क्या हो जाएगा, अब ये रिलेशन रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन वाला केस हो गया, तो ये क्या हो गया, सर्जेक्टिव या ऑन टू हो गया। तो किसी भी रिलेशन का कोडोमेन को मॉडिफाई करके अगर रेंज के इक्वल लिख दिया जाए तो वो इनटू से ऑन टू बन जाएगा, मतलब नॉन सर्जेक्टिव से सर्जेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम डोमेन और कोडोमेन को मॉडिफाई करके एडजस्ट करके रिलेशन को हम चेंज, उसका नेचर चेंज कर सकते हैं, 1-1 बना सकते हैं, ऑन टू बना सकते हैं, एटसेट्रा। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे बोला जाए कि इसका 1-1 या मेनी वन क्या है, ये टेस्ट करो, तो 1-1 या मेनी वन टेस्ट भी इसका आसानी से पॉसिबल है, एनालिटिकली, ग्राफिकली भी पॉसिबल है बट एनालिटिकली पॉसिबल है। कैसे? तो 1-1 टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, y1 इक्वल टू y2 से स्टार्ट करते हैं, y1 इक्वल टू y2 एंड देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9, तो x1 स्क्वायर प्लस 4x1 प्लस 9 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर माइनस 4x2 प्लस 9, 9 गेट्स ओवर, सो टेक इट दिस साइड, तो आया x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स x1 माइनस x2 0। नाउ फैक्टर कर दो तो x1 माइनस x2 फैक्टर हो जाएगा और फिर आएगा x1 प्लस x2 माइनस 4 0। इंटरेस्टिंग है, देखो ध्यान से। तो यहां से हमने क्या कंक्लूड किया, यहां से हमने कंक्लूड किया कि दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2 और x1 प्लस x2 इक्वल टू 4। अब जरा देखो, हमने स्टार्ट कहां से किया था, हमने कहां से बिगिन किया था, y1 इक्वल टू y2 से बिगिन किया था, लेट एंड कहां किया, x1 इक्वल टू x2 पे अगर हम एंड कर जाते, ये अगर ऑप्शन नहीं रहा होता तो ये क्या हो जाता, 1-1 हो जाता, मतलब मेनी वन डिनाई हो जाता, बट बिकॉज ऑफ दिस द रिलेशन इज कॉल्ड मेनी वन, तो मेनी वन रिलेशन है। अब इंटरेस्टिंग बात होती है कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप इसका आंसर करेंगे, इन ऑर्डर टू मेक दिस रिलेशन 1-1 क्या चेंज करेंगे, इस रिलेशन को अगर 1-1 में कन्वर्ट करना हो तो इसमें क्या चेंज करेंगे। मैं इसको यहां नहीं चेंज कर सकता, कोडोमेन या डोमेन में आप चेंज कर सकते हो कुछ भी। इसको 1-1 बनाने के लिए, मतलब मेनी वन का डिनायल करने के लिए क्या करेंगे, तो मेनी वन किसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है, इसका डिनायल करने के लिए हम कुछ ऐसा जुगाड़ करेंगे कि x1 और x2 का सम 4 ना हो पाए, मतलब कुछ ऐसा करो कि किसी भी दो इनपुट का सम 4 ना हो पाए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम x1 और x2 का सम 4 डिनाई करना चाहते हैं तो उसके लिए x1 x2 की वैल्यूज 2 या उससे बड़ी हो जाए, मतलब अगर डोमेन को चेंज कर दिया जाए, और डोमेन क्या कर दिया जाए, इफ आई कंसिडर दिस रिलेशन एज
relation defined from 2 to infinity, two set of real number. Under this circumstances, no two input in the domain can add to no two different inputs. दो different input domain के add करके 4 नहीं हो सकते. अगर कोई से भी दो इनपुट का सम 4 होगा तो वो एक ही केस में होगा जब वो दोनों इनपुट इक्वल हो 2 के. तो इसका मतलब दो डिफरेंट इनपुट से सेम आउटपुट नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये डिनाई हो गया, ये डिनाई हो गया. तो y1 इक्वल टू y2 विल इंप्लाई x1 इक्वल टू x2. तो y1 इक्वल टू y2, इफ आउटपुट्स आर इक्वल देन इनपुट्स आर इक्वल. ये फंक्शन मेनी वन नहीं होगा, और मेनी वन नहीं होगा तो ये 1 1 हो जाएगा, क्योंकि वन मेनी टेस्ट करके देख लो, वन मेनी तो ऑलरेडी नहीं. वन मेनी कैसे नहीं है ये भी मैं दिखा दे रहा हूं. इसी केस में वन मेनी का डिनायल कर रहा हूं मैं, देखो ध्यान से. तो एक क्वेश्चन मैं इलैबोरेट कर रहा हूं कि वन मेनी का डिनायल कैसे हुआ. तो वन मेनी का डिनायल करने के लिए मैंने बोला x1 इक्वल टू x2 ले लो. तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर हो जाएगा, एंड 4x1 इज इक्वल टू 4x2 हो जाएगा. मानते हो नहीं मानते हो? क्योंकि अगर x1 x2 इक्वल है तो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है. इक्वल का स्क्वायर इक्वल होगा, इक्वल का 4 टाइम्स इक्वल होगा. फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आ गया x1 स्क्वायर माइनस 4x1 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर माइनस 4x2. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया और फिर दोनों साइड में 9 ऐड कर दो तो y1 इक्वल टू y2 आ गया. इसका मतलब है कि नॉट वन मेनी. तो हमारा रिलेशन वन मेनी नहीं था, वन मेनी नहीं है. Am I audible? Hello? सो ये रिलेशन वन मेनी का डिनायल हो गया. Anyway, there was some trouble.
So let me know whether I am audible or not right now. यहाँ तक बात समझ में अगर आ गई है, क्या इश्यू है? ये कुछ क्वेश्चंस हैं, फटाफट जरा करके बताओ। ये 7th क्वेश्चन का ABCD पार्ट, ये इसमें से 2 पार्ट कर लो। कौन से 2 पार्ट मैं मार्क कर दे रहा हूं, तो आप इसमें से एक तो A पार्ट कर जाओ और एक C पार्ट कर जाओ, A एंड C। कैरी ऑन क्विक। मेरी बात समझ में आ रही है? A पार्ट और C पार्ट का आंसर करो। क्या करना है आपको, ये क्लियर है? क्या करना है? इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी टेस्ट करना है। बताना है कि ये रिलेशन 1 मेनी वन मेनी में किस कैटेगरी का है और सर्जेक्टिव है कि नहीं, मतलब ऑन टू और इनटू टेस्ट करना है। फटाफट क्विक। तुम लोग इतने क्वाइट क्यों हो? मेरी बात सुनाई पड़ रही है? नहीं? फटाफट करो जल्दी से। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो पहले 1 मेनी टेस्ट करो, फिर मेनी 1 टेस्ट करो। 1 मेनी टेस्ट क्या है? तो 1 मेनी टेस्ट में हम x1 इक्वल टू x2 से स्टार्ट करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 4 ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आ गया y1 स्क्वायर इक्वल टू y2 स्क्वायर। क्योंकि हम मान के चल रहे हैं x1 का आउटपुट y1 है और x2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट y2 है, और हम x1 और x2 को सेम लेके चल रहे हैं। तो यहां से आ गया y1 इक्वल टू y2 और y1 इक्वल टू माइनस y2। ये बता रहा है कि ये 1 मेनी रिलेशन है। इट इज अ 1 मेनी रिलेशन। ठीक है, अब बात आती है कि ये 1 मेनी अगर टेस्ट हो गया तो मेनी 1 है कि नहीं, क्योंकि मेनी 1 अगर टेस्ट कर लेते हैं तो आपका अगला स्टेप क्लियर हो जाएगा। तो मैंने बोला y1 इक्वल टू y2 स्टार्ट करो, तो यहां से आया y1 स्क्वायर इक्वल टू y2 स्क्वायर। यहां से आ जाएगा ट्रिपल x1 माइनस 4 इज इक्वल टू ट्रिपल x2 माइनस 4। यहां से आ जाएगा x1 इक्वल टू x2। इसका मतलब ये नॉट मेनी 1, ये मेनी 1 नहीं है। तो ये एक्चुअली स्ट्रिक्टली 1 मेनी रिलेशन, ये दोनों को क्लब करो तो ये 1 टू मेनी रिलेशन है। अगर ये मेनी 1 आ जाता तो ये मेनी टू मेनी रिलेशन हो जाता। अब ऑन टू है कि इनटू, इसके लिए रेंज चाहिए, रेंज की बात करते हैं। ठीक है, तो x अगर रियल है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, पहले रेंज के लिए हमेशा पहले हम डोमेन निकालते हैं। तो y टू बी रियल, अगर y रियल है, आउटपुट रियल होने के लिए y स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा, तो 3x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4/3 आएगा। तो डोमेन इसका आएगा 4/3 टू इन्फिनिटी। अब रेंज क्या आएगा, y की वैल्यूज क्या आएंगी? तो y की वैल्यूज क्या आएंगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो
3x माइनस 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डोमेन कंडीशन में, तो y square is always greater than equal to 0, therefore y can be any real number and hence range is set of real number which is equal to कोडोमेन, क्योंकि कोडोमेन अगर नहीं गिवन है तो हमेशा रियल नंबर माना जाता है, ये ध्यान रखना। अगर कोडोमेन नहीं गिवन है तो इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज सेट ऑफ रियल नंबर, कहीं नोट करके लिख दो। बाय डिफॉल्ट कोडोमेन इज ऑलवेज सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये ऑन टू रिलेशन है, सर्जेक्टिव है, तो ये कैसा है, वन मेनी ऑन टू हो गया, वन मेनी ऑन टू। ऐसे ही जरा सी पार्ट भी कर लेना। सी कैसा है, फटाफट बोलो सी पार्ट। सी पार्ट में कैसा रिलेशन है? तो अगर मैं y1 इक्वल टू y2 से स्टार्ट करता हूं तो y1 क्यूब इज इक्वल टू y2 क्यूब, 2x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2x2 प्लस 3, तो x1 इज इक्वल टू x2 प्रूव हो गया। तो ये मेनी वन नहीं है। अब दूसरा केस लेते हैं, लेट x1 इक्वल टू x2, x1 इक्वल टू x2 लोगे बेटा तो आएगा डबल x1 प्लस 3 इज इक्वल टू डबल x2 प्लस 3। यहां से आ जाएगा y1 क्यूब इज इक्वल टू y2 क्यूब, यहां से आएगा y1 क्यूब माइनस y2 क्यूब इज 0, यहां से आएगा y1 माइनस y2 इंटू y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y1 y2 0। अब ये जो फर्स्ट सेकेंड स्टेप था, यहां से हम एक बात देख सकते हैं कि अगर दो नंबर का क्यूब इक्वल है तो y1 एंड y2 कांट हैव अपोजिट साइन, कांट बी ऑफ अपोजिट साइन। मानते इस बात को कि अगर दो नंबर का क्यूब इक्वल है तो दोनों का साइन सेम होगा या दोनों जीरो होंगी, तो अपोजिट साइन नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि यहां से आया कि y1 इक्वल टू y2 एक पॉसिबिलिटी है, और इसको ध्यान से देखो ये कब जीरो होगा, y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y1 y2 0, बिकॉज y1 y2 का साइन सेम है, तो ये वाला टर्म जो है वो होगा ग्रेटर इक्वल टू 0 और ये टर्म भी होगा ग्रेटर इक्वल टू 0। तो इक्वल टू 0 कब होगा, तो यहां से आएगा, इस पूरे से क्या आएगा कि y1 इक्वल टू y2 इक्वल टू 0। तो फाइनल कंक्लूजन आएगा y1 इक्वल टू y2। तो x1 इक्वल टू x2 विल इंप्लाई y1 इक्वल टू y2। जब जब इनपुट इक्वल होंगे तो आउटपुट भी इक्वल प्रूव हो गए, तो ये कैसा रिलेशन है, नॉट मेनी वन। तो बेटा ये मेनी वन भी नहीं है और वन मेनी भी नहीं, सॉरी नॉट वन मेनी, नॉट वन मेनी, ये वन मेनी का टेस्ट था ना, तो वन मेनी भी नहीं और मेनी वन भी नहीं है, तो कैसा है, तो चार थे ना, वन मेनी था, मेनी वन था, फिर मेनी मेनी था, ये भी डिनाई हो गया, ये भी डिनाई हो गया, तो ये भी डिनाई हो गया, तो क्या बचा, वन वन। तो हमारा रिलेशन आर हो जाएगा इंजेक्टिव रिलेशन हो गया, ये इंजेक्टिव। और y कैन बी एनी रियल नंबर, आप देख सकते हो, क्योंकि ये पूरी क्वांटिटी रियल है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो मैं बोलूंगा कि y क्यूब लाइज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, देयरफॉर y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो ये ऑन टू भी है, तो ये बाइजेक्टिव रिलेशन है, और इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव रिलेशन। तो बिकॉज ये सब फंक्शंस में ज्यादा डिटेल में करना है, इसलिए मैंने बोला कि अभी 11th में आपने काफी क्वेश्चन किए हुए हैं, तो जस्ट मैंने रिकैप किया कि इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी का टेस्ट कैसे करते हैं और
अगर आपने ये करना सीख लिया बेसिक लेवल पर तो ये पार्ट खत्म हो गया। इसके बाद में एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट देखो, रिफ्लेक्स कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। कंपोजिशन ऑफ रिलेशन, तो रिलेशंस को कंपोज करना, कंपोज करने का क्या मतलब होता है? तो रिलेशंस को कंपोज करने का मतलब होता है कि दो या दो से ज्यादा रिलेशन को एक के बाद एक अप्लाई करना, वन आफ्टर अनदर। तो हमने बोला एक रिलेशन आर है और एक रिलेशन एस है। एक्स सेट से वाई सेट पर आर ऑपरेट हो रहा है, तो लिख लो, क्योंकि इस कंपोजिशन मैंने बोला डिटेल में फंक्शन में होगा, जस्ट थोड़ी समझ हो आपको इसलिए मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं। गिवन अ रिलेशन R defined from X to Y and another relation S defined from Y to Z, then R क्या करेगा? तो R X सेट के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट X को Y से एसोसिएट करेगा, तो Y को बोलते हैं हम R इमेज ऑफ X। अब ये जो Y है ये दूसरे वाले रिलेशन के लिए इनपुट हो गया और ये इस Y को Z सेट के किसी एलिमेंट स्मॉल z से रिलेट कर देगा, तो Z हो गया तुम्हारा S इमेज ऑफ Y और Y क्या है? R इमेज ऑफ X। तो बेसिकली हमें क्या मिलेगा कि जब ये दोनों मशीन्स, जब ये दोनों रिलेशंस ऑपरेट होंगे तो इन दोनों के एप्लीकेशन की वजह से हमें ऐसा अपीयर होगा कि एक मशीन है जो X से Z पे ऑपरेट हो रही है और उस मशीन ने क्या किया, इनपुट X फ्रॉम कैपिटल X को आउटपुट Z इन कैपिटल Z बना दिया। ये ऐसी कोई मशीन है नहीं, ये अपीयर होगा हमें, और ये अपीयर होने के पीछे वजह क्या है? तो वजह है दो मशीन्स का सीक्वेंस में वन आफ्टर अनदर ऑपरेट होना। हम बोलते हैं कि वेन एवर आई हैव टू सच रिलेशन R फ्रॉम X to Y एंड S फ्रॉम Y to Z, then there exists a relation SOR from capital X to capital Z। कैपिटल X सेट से कैपिटल Z सेट पर एक रिलेशन है, ऐसा अपीयर होगा, सच दैट ये SOR जिसको आप बोल रहे हो ऑफ X, इस रिलेशन में अगर X इनपुट देंगे तो X इनपुट पहले R को मिलेगा और R अपना आउटपुट बनाएगा RX, फिर RX आउटपुट जो है वो S को मिलेगा और फाइनल आउटपुट मिलेगा S ऑफ R ऑफ X। इसको बोलते हैं S ऑफ R ऑफ X, दैट इज S इमेज ऑफ R इमेज ऑफ X। जैसे आप बोलते हो फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा Rx जो है Rx ये हो जाए रूट ऑफ 2x माइनस 1 और Sx हो जाए साइन ऑफ x, तो SOR ऑफ x क्या होगा? तो S को इनपुट क्या दे रहे हो? साइन x। S को इनपुट क्या दे रहे हो? Rx ना, ये S ऑफ Rx है। तो जहां S का डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन में x की जगह क्या डालोगे? x की जगह आप डाल दो Rx डाल दो, तो आ जाएगा साइन ऑफ Rx। और Rx है क्या?
√2x-1। ये है साइन ऑफ 2x-1 का स्क्वायर रूट, साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2x-1, ये कंपोज हो गए। तो कंपोज होने का ये मतलब है कि कंपोजिशन का मतलब क्या हो गया कि रिलेशन क्या है, एक मशीन है जो एक सेट x से एक सेट y पे आउटपुट जनरेट करती है, x से इनपुट लेती है, y में आउटपुट देती है। कंपोजिशन क्या है, कई सारी मशीन को कंपोज करके कनेक्ट करके एक एक कॉम्प्लेक्स मशीन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो दो मशीन को कंपोजिट करके जो कंपोजिट मशीन बनी SOR, इसी SOR को बोलते हैं कंपोजिट रिलेशन। कंपोजिट रिलेशन बोलते हैं इसको। और x उसका क्या होगा, इनपुट होगा। तो SOR कहां से कहां डिफाइन होगा, पहले सेट से लास्ट सेट। तो SRX का मतलब मैंने बताने की कोशिश करी। अब इसके बारे में एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो लिख लो, क्योंकि ये वैसे भी देखो तो ये रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फंक्शन पूरा एक टॉपिक है कंपोजिशन, जिसपे 3 नेक्स्ट लेक्चर होंगे, एटलीस्ट 2 लेक्चर तो पक्का होंगे। तो इसलिए अभी इस पर कोई ज्यादा डिस्कशन करने का मतलब नहीं है। बात वही है कि R and S be two relation from set A to B and B to C respectively, then we can define a relation SOR from A to C, first से third पे, such that A related to C, A comma C belongs to SOR means A कैपिटल A सेट का A एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग B में कैपिटल B होगा, और B सेट का जो स्मॉल b एलिमेंट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग C सेट में कैपिटल C होगा। तो हम बोलेंगे कि SRX डिफाइंड है। अब SRX कब डिफाइंड है, तो फर्स्ट सेट के एलिमेंट के लिए R, पहले R डिफाइंड हो और R के इमेज के लिए S डिफाइंड हो। तो SRX इज डिफाइंड if Rx is defined and Rx belongs to domain of Sx, so that S of Rx is also defined. जैसे अगर कोई बोलता है कि ये क्या है, y is equal to square root of x upon x minus 1, तो मैं बोलूंगा कि ये दो फंक्शन या दो रिलेशंस का कंपोजिशन है। कौन सा, तो एक रिलेशन है gx इज इक्वल टू x अपॉन x माइनस 1, और एक रिलेशन है fx इज इक्वल टू रूट ऑफ x। अगर gx ये है और fx ये है, तो ये हम बोलेंगे क्या है, f ऑफ gx है। देखो f ऑफ gx के लिए क्या करना होगा, तो इसमें x के जगह रिप्लेस करो gx, तो f ऑफ gx बनेगा रूट ऑफ gx, और gx की जगह पर ये डाल दो तो यही वाला बन जाएगा। अब बोलेंगे कि डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ f ऑफ gx क्या होगा, तो सबसे पहले मैं बोलूंगा gx डिफाइन, पहला वाला फर्स्ट वाला फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, पहले तो gx डिफाइन होना चाहिए। gx इक्वल टू x अपॉन x माइनस 1 डिफाइंड होना चाहिए। कब डिफाइंड है, ये हमेशा डिफाइंड है जब x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो एक्सेप्ट 1, क्योंकि अगर x 1 होगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो ये आया इंटरनल, जो इंटीरियर फंक्शन है gx, इसकी डोमेन आई। अब इससे ये इंश्योर हुआ कि जब आप इनपुट इस सेट से इनपुट लेंगे, यहां से इनपुट देंगे, कोई भी रियल नंबर इनपुट देंगे एक्सेप्ट 1, तो gx का आउटपुट आएगा। बट gx किसको इनपुट के फॉर्म में मिल रहा है, fx को, रूट को। दूसरा कंडीशन लगाएंगे कि gx lies in domain of Rx, मतलब fx। fx का डोमेन, fx क्या है, रूट x, रूट x का डोमेन क्या है, x पॉजिटिव, दैट इज gx की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए। gx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को सॉल्व करो तो क्या आएगा, gx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है कि ये x अपॉन x माइनस 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां लिखेंगे x अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
इसका मतलब है कि x अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0 और x अपॉन एक्स माइनस वन ग्रेटर देन 0। अब यहाँ वेविकर मेथड लगाएंगे, 0 और 1 दो रूट है, इसका मतलब ये भी होता है ना कि x इंटू एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि दो नंबर का रेशियो पॉजिटिव है तो उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ से आएगा x बिलोंग्स टू, हमें पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव में क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ये आया यहां से ये। और एक आउटकम और भी है, पहला वाला कंडीशन क्या था, ये, इसका आउटकम क्या है, x इक्वल टू 0, तो 0 पर क्लोज कर देना, यहाँ पे 0 पर क्लोज। तो फाइनली तुम्हें ये पता चल गया कि ये कब डिफाइंड होगा, माइनस इन्फिनिटी टू 0 क्लोज्ड यूनियन 1 ओपन टू इन्फिनिटी, ये है डोमेन। तो अभी मैं फिर बोल रहा हूं कि डोमेन के क्वेश्चंस आपने 11th में भी किए होंगे, 12th में बहुत डिटेल में करेंगे फंक्शन में। अभी सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि एस आर एक्स कंपोज्ड फंक्शन कब डिफाइंड होगा, इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया। आई डोंट नो कि इस एग्जांपल में आप कितने कंफर्टेबल हो कितने नहीं हो, बट अगर आपको इनइक्वालिटीज थोड़ा बहुत सॉल्व करना आता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आराम से आप इंटरप्रेट कर रहे होंगे जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो कंपोज करने का मतलब क्या है, ये हमने थोड़ा सा समझाया आपको। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट लिख दो, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। तो रिलेशन का इनवर्स का क्या मतलब है, किसी रिलेशन का इनवर्स रिलेशन का क्या मतलब है। तो इनवर्स फंक्शन जब पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इनवर्स रिलेशन का क्या मतलब है तो आप एक लाइन में लिख दो, जितना 11th के लिए इंपॉर्टेंट था, कि अ रिलेशन आर if defined from A to B, then it is said to be invertible। तो मैं एक एग्जांपल साथ में लेता हूं डायग्रामेटिकली, सो दैट आप ज्यादा बेटर तरीके से उसको इंटरप्रेट कर पाओ कि क्या बोला जा रहा है। जस्ट बोला जा रहा है कि एक रिलेशन है जो दो सेट्स गिवन है ए एंड बी, और सेट ए से सेट बी पर डिफाइंड है, कौन, आर रिलेशन। तो ये क्या कर रहा होगा, तो मान लो ये x1 x2 x3 x4 ऐसे इसके एलिमेंट हैं, और यहाँ y1 y2 y3 y4 इसके एलिमेंट, x1 से y1 बना रहा है, x2 से y2 बना रहा है, x3 से y3 बना रहा है, x4 से y4 बना रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। किसी से दो एलिमेंट, दो आउटपुट भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक रिलेशन। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ये रिलेशन ए से बी पे डिफाइंड है, तो दिस इज सेड टू बी इन्वर्टिबल। इस रिलेशन को इनवर्स इन्वर्टिबल रिलेशन क्या बोलेंगे, कब बोलेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट अनदर रिलेशन। अगर आपको एक दूसरा रिलेशन मिल जाए, एस, कहां से कहां तक, तो आर कहां से कहां तक था, आर था ए से बी पर, तो एस कहां होना चाहिए, बी से ए पर, फ्रॉम सेट बी टू सेट ए, सच दैट S returns all the images produced by R back to pre-images।
back to its pre-image। तो अगर S के अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक है कि वो R के द्वारा, R के थ्रू बनाई हुई हर एक इमेज को वापस प्री इमेज से में कन्वर्ट कर दे, तो ऐसे S को then such S from B to A is known as inverse relation of R। एंड डिनोटेड एज, इसका नोटेशन होगा R इनवर्स फ्रॉम B टू A। तो R इनवर्स 1/R नहीं बेटा, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि पहले X पे R ऑपरेट करो और फिर जो आया उस पर S ऑपरेट करो, तो वापस वही आ जाना चाहिए। इसका मतलब ये तो आउटकम है फाइनल फार्मूले के फॉर्म में, बट ज्यादा सिंपल तरीके से सोचो तो R क्या है? तो अगर R को आप ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखो इसी एग्जांपल पे, तो क्या आएगा? x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4 एंड x4 y5। ये रिलेशन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है। रिलेशन R एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर लिखा मैंने। अब R इनवर्स क्या होगा? तो बेटा R इनवर्स लिखना बहुत आसान है अगर रिलेशंस की बात कर रहे हैं। तो फंक्शन की बात करेंगे तो R इनवर्स लिखना टफ है, बहुत चैलेंजिंग है। बट रिलेशन की बात करें तो R इनवर्स बहुत सिंपल है। क्या है? आपने हर एक ऑर्डर्ड पेयर को जो कि R में प्रेजेंट है उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट को इंटरचेंज करना है। तो y1 x1, y2 x2, y3 x3 and y4 x4 and y5 x4। तो ये R इनवर्स आ गया। तो किसी भी रिलेशन का इनवर्स रिलेशन लिखने के लिए क्या करना है? तो पहले उस रिलेशन का एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर लिखना है और फिर उस सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर से उसका हर एक ऑर्डर्ड पेयर को फ्लिप कर देना है, मतलब x कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट बना देना और y कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट बना देना है, एंड यू गेट दी R इनवर्स एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। अब इस पर देखो खास बात क्या है कि S ऑफ y क्या आया? अगर y है R ऑफ x तो S ऑफ y क्या है? S ऑफ y क्या है? x है, इसीलिए आया S ऑफ y की जगह Rx इज इक्वल टू x, जो कि यहां मैंने लिखा था। तो फाइनली अगर कोई आपसे बोले कि इनवर्स रिलेशन क्या है, तो इनवर्स रिलेशन ऑफ R इज अ रिलेशन विच व्हेन कंपोज्ड विद R, अगर उसको R के ऊपर इनवर्स को कंपोज कर दो तो वापस वही आ जाएगा जहां से चले थे। तो S ऑफ Rx x होगा, R ऑफ Sx x होगा। तो इसी को बोलते हैं इनवर्टिबिलिटी ऑफ अ रिलेशन। तो एक एग्जांपल मैं लूंगा और वो आप करके दिखा दो, तो रिलेशन का जो बेसिक पार्ट है सारा समराइज हो गया। तो एग्जांपल क्या है? एग्जांपल सिंपल है, ये सब तो डेफिनेशन थी जी कि ए बी अगर आर में है तो बी ए आर इनवर्स में होगा। तो आर इनवर्स को अगर हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिखे तो इट इज कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। AB belongs to R implies BA belongs to R inverse and vice versa. BA belongs to R inverse means AB belongs to R। यहीं पर एक नोट लिख दो, R का जो डोमेन है वो R इनवर्स की रेंज हो जाएगी और R की जो रेंज है वो R इनवर्स का डोमेन हो जाएगी। तो ये भी सिंपल है। अब एक एग्जांपल लेते हैं।
मैंने बोला एक रिलेशन है और वो रिलेशन किसी सेट x से जिसके अंदर एलिमेंट हैं 0 1 2 3 4 से किसी सेट y पे ऑपरेट हो रहा है जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा रहेगा। Rx जो रिलेशन है Rx वो है तुम्हारा 2x प्लस 1 2x प्लस 1 है। अब इसका इनवर्स रिलेशन हमें चाहिए। तो पहले आप देखो कि इस रूल से ये जो R रिलेशन है वो x के किस एलिमेंट को y के किस एलिमेंट से कनेक्ट कर रहा है। तो आप देखो तो आप 0 से क्या आएगा 1, तो 0 1 से कनेक्ट हो रहा है, 1 से आएगा 3, 1 से 3 कनेक्ट हो रहा है, 2 से आएगा 5, तो 2 से 5 कनेक्ट हो रहा है, 3 से आएगा 7, तो 3 से 7 कनेक्ट हो रहा है, और 4 से कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। तो रिलेशन में ऐसा होता है। रिलेशन में ये गारंटीड नहीं होता है कि हर इनपुट से आउटपुट आएगा। ठीक है, अब मतलब रिलेशन एक मशीन है और मशीन ऑपरेशनल भी हो सकती है और नॉन ऑपरेशनल भी हो सकती है, डिफंक्ट भी हो सकती है। ठीक है, अब इस रिलेशन R को एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर मुझे लिखना है, तो क्या लिखेंगे? तो हम ऐसे लिखेंगे 0, 1, 1, 3, 2, 5 एंड 3, 7। ये हमारा रिलेशन R का डिस्क्रिप्शन है एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। X सेट से Y सेट। अब अगर आपसे मैं बोलूं कि R इनवर्स लिखो, तो आप बोलोगे सर ये तो Y से X पे डिफाइन होगा, क्या होगा? तो एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बहुत आसान है, 1 से 0 बनना चाहिए, 3 से 1 बन जाना चाहिए, 5 से 2 बन जाना चाहिए, और 7 से 3 बन जाना चाहिए। तो एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर R इनवर्स आपने लिख दिया R से। बट मेरा क्वेश्चन है कि R का तो फार्मूला आपको पता था, R का तो फार्मूला था 2x प्लस 1। तो क्या ऐसा कोई फार्मूला हो सकता है एनालिटिकली? एनालिटिकली R इनवर्स कैसा होगा? एनालिटिकली R कैसा था? तो ये था y इक्वल टू 2x प्लस 1। तो एनालिटिकली R इनवर्स के लिए क्या करते हैं? तो पहला स्टेप, यूजिंग रिलेशन y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, express x in terms of y, express x in terms of y। क्योंकि जो, ध्यान से समझो, जो R का आउटपुट है वो इनवर्स का इनपुट है। अगर हमें S लिखना है तो S हमारा लिखना है y से x पर, तो इनपुट क्या होगा? y इनपुट होगा और x क्या होगा? आउटपुट होगा। तो आउटपुट को इनपुट के फॉर्म में लिखते थे, x को y के फॉर्म में लिखा तो x आ गया तुम्हारा y माइनस 1/2। और फिर दूसरा स्टेप क्या है कि x को y कर दो और y को x कर दो, तो आ जाएगा x की जगह y लिख दो तो y इज इक्वल टू x माइनस 1/2। ये जो रिलेशन आपने लिखा बेटा, ये है R इनवर्स ऑफ x। चेक करके देख लो, इस मशीन में इनपुट देते जाओ और आउटपुट लेते जाओ। अगर आप इस मशीन के थ्रू, मतलब आपने बोला ना कि s जो है वो आया x माइनस 1/2, तो 1 से आउटपुट क्या आएगा? 1 से 0 आ जाएगा। 3 से क्या आएगा? 3 से 3 माइनस 1 2/2 1 आ जाएगा। 5 से क्या आ जाएगा? 5 से 5 माइनस 1 4/2 2 आ जाएगा। और 7 से क्या आ जाएगा? 7 से 3 आ जाएगा। तो ये वो मशीन है जिसने जिसने सारी इमेजेस को वापस प्री इमेज बना दिया। तो यही है R इनवर्स ऑफ x। x माइनस 1/2।
y माइनस 1/2 नहीं लिखना चाहिए बेटा, क्योंकि आर इनवर्स ऑफ एक्स लिख रहे हैं ना, आर इनवर्स ऑफ एक्स, तो इनपुट एक्स ही लिखा जाता है, इसलिए डेफिनेटली वो x y माइनस 1/2 आया था ना, x आया था y माइनस 1/2, बट इस y जो y, ये y किसका है, ये r का आउटपुट है, बट इनवर्स के लिए ये इनपुट है, तो y की जगह x लिख देंगे और x की जगह y लिख देंगे, तब जाकर के आपका इनवर्स रिलेशन y इज इक्वल टू x माइनस 1/2 बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया कि इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या है, और इनवर्स रिलेशन पर बेस्ड आप क्वेश्चन कर सको, इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट बता दिया अभी। तो एक दो क्वेश्चन फटाफट जल्दी से, ये देखो जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूं कि ये सब हाईलाइट कर रहा हूं, जो रिलेशन का जो डोमेन है वो इनवर्स रिलेशन का रेंज होता है, और जो रिलेशन का रेंज है, जो रिलेशन का रेंज होता है वो इनवर्स का डोमेन हो जाता है। लेकिन ये बात सिर्फ रिलेशन के लिए बोल रहे हैं, फॉर रिलेशंस ओनली, फंक्शंस के लिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा, तो इसको डायरेक्टली फंक्शन पे एज सच अप्लाई नहीं करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये नोट कर लो, वो लगा फाइंड द डोमेन ऑफ फॉलोइंग कंपोजिट रिलेशन। जैसे आपसे कोई बोले कि ये कब डिफाइंड है, ये कब डिफाइंड है, तो हम बोलेंगे दिस टू बी, वाई टू बी रियल एंड फाइनाइट। तो x माइनस 1 के ऊपर रूट ऑपरेट हो रहा है ना, तो रूट कब डिफाइंड है, रूट की वैल्यू रियल कब आती है, जब इनपुट पॉजिटिव हो, दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दैट इज x बिलोंग्स टू 1 क्लोज टू इंफिनिटी। ये आ गया कि कब डिफाइंड है। अच्छा, x अगर 1 से इंफिनिटी है तो x माइनस 1 पॉजिटिव या जीरो है, तो रूट रियल है, और रियल नंबर का साइन हमेशा डिफाइंड होता है, तो ये आ गया इसका डोमेन। बी पार्ट की बात करो, बी पार्ट, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू रूट ऑफ साइन एक्स है, कब डिफाइंड होगा, तो y को रियल होने के लिए वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, तो रूट ऑफ साइन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, बट आपको पता है रूट नेगेटिव तो होता नहीं है, तो सिर्फ हमें ध्यान देना है कि रूट साइन एक्स डिफाइंड है, तो उस रूट कब डिफाइंड होता है, जब साइन एक्स की वैल्यू, रूट का जो इनपुट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कब होता है, तो उसके लिए आप साइन एक्स का ग्राफ देख लो, साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो उसका ग्राफ अगर देखना तो एक पीरियड देखना सफिशिएंट है, 0 से पाई, पाई से 2 पाई। तो आप मुझे बताओ साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव कब है, 0 से लेके पाई तक, और इधर वैल्यू साइन एक्स की सारी क्या है, नेगेटिव है, ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर बोला जा रहा है कि साइन एक्स ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू 0 से पाई क्लोज्ड होगी फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 टू 2 पाई ओपन। तो एक पीरियडिक इंटरवल में 0 से पाई मेरा सोल्यूशन आ गया, और ऐसा हर पीरियोडिक इंटरवल में सोल्यूशन आएगा, देखो यहां फिर पॉजिटिव आएगा, तो हम इसी को जनरलाइज करेंगे, तो फाइनल आंसर जनरलाइज करने के लिए 2 पाई का मल्टीपल ऐड कर देते हैं, तो आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू 2n पाई से 2n प्लस 1 पाई, और ऐसे जितने भी इंटरवल्स मिलेंगे, n क्या है, तो n यहां पर कोई भी इंटीजर हो सकता है, n बिलोंग्स टू इंटीजर,
तो n की इंटीजर वैल्यू देंगे बेटा तो ऐसे इनफाइनाइट इंटीजर मिलेंगे, इनफाइनाइट इंटरवल्स मिलेंगे, 0 to पाई, फिर मिलेगा 2 पाई से 3 पाई, फिर मिलेगा 4 पाई से 5 पाई। ऐसे इन सभी का हमें क्या लेना पड़ेगा, यूनियन। यहां पर मिलेगा -2 पाई से -पाई, इन सब का यूनियन। तो इसका यहां लिखते हैं यूनियन और n बिलोंग्स टू इंटीजर, ऐसे लिख देते हैं। तो ये आ गया तुम्हारा डोमेन बी पार्ट का। तो कुछ इस तरह से आप डोमेन की प्रॉब्लम, छोटी छोटी जो प्रॉब्लम है ना, वो अभी से अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। जैसे ये सी पार्ट और डी पार्ट, तो अगर मैं डी पार्ट पे जाऊं तो ये कब डिफाइंड होगा, जब लॉग को इनपुट क्या दे रहे हैं, लॉग में इनपुट दे रहे हैं साइन एक्स, तो साइन एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम साइन एक्स पॉजिटिव बोलेंगे, यहां जीरो भी नहीं हो सकता है। तो देखो वही सिचुएशन आई, ये पिछले वाले क्वेश्चन में साइन एक्स ग्रेटर और इक्वल टू जीरो था, इसमें दो केस था, साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड साइन एक्स इक्वल टू जीरो। इसमें सिर्फ ग्रेटर देन जीरो है, तो सेम डोमेन आएगा, सिर्फ इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। तो यहां आंसर आ जाएगा, इस वाले केस में आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू क्या, सेम आंसर लिखो बट ओपन इंट्रो लिख दो, 2n पाई टू 2n प्लस 1 पाई और यूनियन n इज इंटीजर। तो डी पार्ट का आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगर ए पार्ट हो गया, बी हो गया और डी हो गया, अगर मैं बोलूं कि ऐसे ही जरा सी पार्ट का आंसर करो, तो अब सी पार्ट पे आओ। ये सारे क्वेश्चन आप मेरे साथ देखो वर्कआउट कर रहे हो। सी पार्ट में क्या है, ये फंक्शन डिफाइन होना है, तो उसके लिए x क्या हो सकता है, डोमेन का मतलब है कि y रियल होने के लिए, y टू बी रियल एंड फाइनाइट, दैट इज डिफाइंड। तो y डिफाइंड होने के लिए, डिफाइंड होना मतलब रियल एंड फाइनाइट होना, y डिफाइंड होने के लिए, आउटपुट रियल फाइनाइट होने के लिए लॉग का इनपुट क्या होना चाहिए, तो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए। x minus 3 upon x plus 3 has to be strictly greater than 0. That means x minus 3 और x plus 3 का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए। और फिर वेवी कर्व मेथड, -3 और 3 दो रूट है, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। तो आ जाएगा x बिलोंग्स टू -infinity to -3 यूनियन 3 to infinity। तो ये जो डिस्कशन है, इसका पर्पस सिर्फ ये है कि आपको क्या क्या चीज, मैं बता रहा हूं कि रिलेशंस में क्या क्या बातें बेसिक लेवल पे आनी चाहिए। क्या, किसी रिलेशन का डोमेन निकालना, रेंज की बात अभी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ डोमेन निकालना, वो भी नहीं आता तो अभी जब हम लोग फंक्शन पे चलेंगे तो सारे डोमेन की प्रॉब्लम वहां करेंगे। बट एक्सपेक्ट हम आपसे करते हैं कि 11th तक आपको ये आना चाहिए। तो डोमेन निकालना आना चाहिए, इंजेक्टिव है या नहीं है टेस्ट करना आना चाहिए, सर्जेक्टिव है या नहीं है टेस्ट करना आना चाहिए, और वन मेनी और मेनी वन का डिनायल करना आना चाहिए एनालिटिकली, ठीक है। और फिर कंपोज करने का मीनिंग क्या है, बेसिक सेंस आना चाहिए, डिटेल समझ में आएगा फंक्शन में। और रिलेशन का इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या है, कि अगर किसी रिलेशन ने, किसी मशीन ने ए इनपुट लेके बी आउटपुट क्रिएट किया, तो एक ऐसी मशीन जो बी को, आउटपुट बी को इनपुट के फॉर्म में लेके वापस आउटपुट ए क्रिएट कर दे। तो अगर एक्स से वाई बनाया आर ने, तो y से x बना देना चाहिए किसको, r इनवर्स को। तो ये इनवर्स ऑफ रिलेशन था, ठीक है। तो रिलेशन इन एवरी एस्पेक्ट, मैं बोलूंगा अभी आज जो है वो क्लियर हो गया कि रिलेशन क्या है। इसमें आपको कुछ और बात मैंने नहीं बतानी है। तो अब आप लास्टली अगर आपसे बोले कि रिलेशन को समराइज करो और वहां से फंक्शन क्या है
ये समझने की कोशिश करो तो सिर्फ 3-4 मिनट में मैं सारी बात को खत्म करता हूं कि रिलेशन क्या है। अगर आपसे कोई बोलता है व्हाट इज रिलेशन, तो आप क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे रिलेशन इज अ मशीन। A relation R from set X to set Y is a machine that takes input from set X and generates output in set Y। ये है रिलेशन का मतलब। अब एक मशीन अगर मैं बोल रहा हूं तो ये मशीन में आप इनपुट दे रहे हैं x और आउटपुट आ रहा है y इस मशीन में, जिसको आप r बोल रहे हैं। ये x क्या है? तो x बिलोंग्स टू कैपिटल X होना चाहिए और y बिलोंग्स टू कैपिटल Y होना चाहिए। अब whenever you talk of a machine, there are two possibilities. A machine is operational and then another one machine is नॉन ऑपरेशनल। नॉन ऑपरेशनल मशीन को बोलते हैं जो मशीन ऑपरेट ना कर रही हो या प्रॉपरली ऑपरेट ना कर रही हो, इसको बोलते हैं स्टैंड बाय। जैसे कोई जेरॉक्स मशीन है और अगर वो खराब है तो उसको बोलते हैं स्टैंड बाय। तो खराब होना को बोलते हैं नॉन फंक्शनल होना और ऑपरेशनल होने को बोलते हैं फंक्शनल होना। तो ऑपरेशनल मतलब फंक्शनल। अब देखो समझो, अपने आप सारी बातें समझ में आएंगी। और नॉन ऑपरेशनल मतलब डिफंक्ट, नॉन फंक्शनल। तो नेचुरली एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कंडीशन ऑफ फंक्शनैलिटी ऑफ अ रिलेशन। So here we are at the junction of defining the condition of functionality of a relation, कि कब कोई रिलेशन फंक्शनल होगा। तो फंक्शनैलिटी मतलब कोई मशीन ऑपरेट कर रही है, तो कब आप बोलते हो कि मशीन ऑपरेट कर रही है? तो दो कंडीशंस पे बोलते हो। फॉर ईच इनपुट, अब ये पूरा अगली क्लास में यहां से स्टार्ट करूंगा। फॉर ईच इनपुट देयर हैज टू बी सम आउटपुट। जस्ट इमेजिन करो कि एक फंक्शन, एक मशीन है, जेरॉक्स मशीन है, आपने उसमें पेपर इंसर्ट किया और कमांड दी और प्रिंट आउट नहीं निकला, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे मशीन खराब है। अगर आपने 1 by 1 10 पेपर्स इंसर्ट किए और 9 पेपर्स के कॉरस्पॉन्डिंग प्रिंट आउट निकला और 10th में प्रिंट आउट नहीं मिला, तो क्या बोलोगे? तो भी बोलोगे मशीन खराब है। इसका मतलब फॉर एवरी इनपुट देयर इज एन आउटपुट। इनपुट क्या है? पेपर है, प्लेन पेपर। आउटपुट क्या है? प्रिंटेड पेपर। तो अगर एक भी ऐसा इनपुट है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो हम बोलेंगे कि हमारी मशीन फंक्शन जैसा बिहेव नहीं कर रही है। तो इट इज अ रिलेशन बट नॉट फंक्शन। तो किसी भी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए हर इनपुट से आउटपुट मिलना चाहिए। बट एक और सिचुएशन देखो, एक जेरॉक्स मशीन है, आपने एक पेपर इंसर्ट किया और 2 प्रिंट आउट निकल जाए, तब क्या बोलोगे आप? पेपर एक इंसर्ट किया और डबल प्रिंट आ गया, तो भी आप बोलोगे मशीन खराब है। वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन। इनपुट आपका वेट होता है, मैकेनिकल वेट, और आउटपुट होता है प्रिंटेड नंबर। आप वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हो जाओ और अगर आपने कॉइन इंसर्ट करी, ऑपरेट किया और आपका वेट नहीं आया, तो भी बोलते हो मशीन खराब है। और अगर 2 टिकट आ गया, 2 नंबर प्रिंट हो गई, तो भी बोलते हो मशीन खराब है।
इसका मतलब है कि फॉर ईच इनपुट there has to be exactly one output, exactly one output। तो ये दो बातें हैं बेटा जो बहुत जरूरी है। क्या? हर एक इनपुट से आउटपुट आना चाहिए और किसी भी इनपुट से दो आउटपुट नहीं आने चाहिए। मतलब अगर कोई रिलेशन फंक्शन है तो अगर ऐसा आ गया, ऐसा ये 4 इनपुट है और 3 से आउटपुट आया और चौथे से नहीं आया, तो बोलेंगे ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट फंक्शन। और अगर सिचुएशन ऐसी हो ऐसा, तो भी बोलेंगे नॉट अ फंक्शन, क्योंकि एक इनपुट से दो आउटपुट आ रहा है, तो ये भी फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन होना, किसी रिलेशन का फंक्शन होना का मतलब है एक रिलेशन की फंक्शनैलिटी, और रिलेशन की फंक्शनैलिटी का मतलब है वो कंडीशन जिसमें एक मशीन को आप फंक्शनल मशीन बोलते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। रिलेशन एवरी एस्पेक्ट में कवर हो गया है, पूरा 11th की बातें भी कवर हो गई है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये सब भी कवर हो गया है, इंजेक्टिविटी सर्जेक्टिविटी टेस्ट करने का, वन मेनी और मेनी वन डिनायल करने का कवर हो गया, और कंपोज कैसे करते हैं बेसिक लेवल पे, और इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या है। तो यहां तक आप जो सम्स मिले आपको उसको करो, और नेक्स्ट क्लास जो होगी दैट इज ऑन फ्राइडे, तो फ्राइडे वाली क्लास में हम लोग करेंगे फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन का यही से जो लास्ट मैंने बताया ना, इस फंक्शन को इलेबोरेटली डिफाइन करेंगे, फिर उसका रिप्रेजेंटेशन, उसका डिस्क्रिप्शन, और उसके चारों मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन करेंगे, और टेस्टिंग करेंगे, फंक्शनैलिटी की टेस्टिंग करेंगे, और फिर हम लोग डोमेन एंड रेंज पे जाएंगे। तो जब हम डोमेन रेंज पे जाएंगे तो फिर मतलब हम उस जगह पे आ गए जहां से क्लास +2 की ढंग से न्यूमेरिकली कंटिन्यू करेगी। तब तक आपको थोड़ा थ्योरेटिकल चीजें हैं, कंसेप्चुअल बातें, उसको समझना है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं अनम्यूट कर रहा हूं, जिसको डाउट है वो मेरे से पूछ। जिसको पूछना है वो अपने आप को अनम्यूट कर ले, बाकी लोग म्यूट करो। कल क्लास होगी, वो अपने आप को म्यूट कर ले। सर कल क्लास होगी। हाँ बेटा, जब क्लास होगी वही प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल मैंने बताया था ना, कि ट्यूसडे ऑल्टरनेट पे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल होगा, और मंडे ऑल्टरनेट पे जैसे चल रहा है वो तो आपकी क्लास चलती रहेगी। आपका जो टेस्ट होगा मैट्रिसेस डिटरमिनेंट पे, वो टेस्ट हम लोग देख रहे हैं कि किस दिन लिया जाए, तो हो सकता है आपको संडे को हो, क्योंकि थर्सडे को होना था वो पॉसिबल नहीं। और किसी को डाउट है? वो लोग भी स्टाफ वाले भी डेली नहीं आते हैं, हफ्ते में आपकी क्लास बंद कर।